Evening, everyone. Good evening, Ji. Am I audible? Good evening, good evening. तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन कर लिया था? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जरा एक मिनट मेरे को बताना आप कि कौन कौन से क्वेश्चन हो गए थे, जैसे कि 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन, इधर वाले क्वेश्चन तो हो गए थे ना ये सब? यहाँ तक तो हो गया था। आई रिमेम्बर क्वेश्चन नंबर 3 तक तो डेफिनेटली हो गया था। यस और नो? राइट राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था क्या? ये जरा मुझे बता देना 1 सेकेंड। वैसे ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, आई गॉट इट। तो ये क्वेश्चन वैसे भी आपके गेम में है, तो आप वहां से करेंगे तो मेरे से डाउट ले ही लेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो करिए पहले, ठीक है? फिर ये क्वेश्चन करेंगे। पहले एक क्वेश्चन राइट डाउन द क्वेश्चन। 5 ladies and 5 gents are to be arranged in a row. Write on the question. 5 ladies, L1, L2, L3, L4, L5, and 5 gents, say G1, G2, G3, G4 and G5. To be arranged in a row. To be arranged in a row. Find the number of ways. Find the number of ways it can be done if कंडीशंस मैं बता रहा हूं और उन कंडीशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है? All ladies are together, remain together, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है all ladies as well as all gents together। एक तरह से जो कुछ लास्ट क्लास में किया था वो रिव्यू होगा इन सारे पार्ट्स में, और कुछ आपका दिमाग का अपना एप्लीकेशन भी टेस्ट हो जाएगा। तीसरा है no 2 ladies are together। एंड फोर्थ है neither 2 ladies nor 2 gents together। neither any two, neither 2 ladies are together nor 2 gents be together। पांचवा केस करते जाइए फटाफट, एक एक पार्ट को मैनेज करते रहिए, है ना? फिफ्थ पार्ट है L1 L2 are together and G1 G2 together। सिक्स पार्ट है L1 L2 together but G1 G2 are separated, are not। and seventh part है last part, neither L1 L2
nor G1 G2 lie together. So you have to answer all these parts. There are 7 parts and you are given 5 minutes. Quick. जल्दी से आंसर करेंगे सारे पार्ट्स का. हाँ जी, फटाफट एक एक पार्ट का आंसर लिख करते जाओ. पहले पार्ट का आंसर हो गया. पहले तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल वेज. टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है? इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, if there is no restriction applied, how many ways you can arrange 5 ladies and 5 gents in a row? So there are 10 persons to be arranged in a row, so total number of arrangement is 10 factorial. Yes, go ahead. Next. Next part का आंसर बोलो. नेक्स्ट पार्ट का all ladies as well as all gents together. All ladies together का आंसर करो पहले तो. फर्स्ट पार्ट. So you will follow the group method. N1, L2, L3, L4 and L5. This will be considered as single group and treated as, this group is treated as one object. And apart from that, G1, G2, G3, G4, G5. So keeping all them, or in total there are, इसको L मान लो, लेडीज के ग्रुप को L बोल दो. तो L and this 4, this 5 and 1 make 6. 6 factorial ways they can be arranged. And this group, wherever it lies, can be internally arranged in 5 factorial ways. So answer is 6 factorial into 5 factorial ways. Is that clear? समझ में आ रही ना बात बेटा? चलो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. अब कुछ लोगों ने 2 times 5 factorial into 5 factorial बोला. किसने बोला? लेशा ने. ये अच्छा, तुमने इसका सेकंड पार्ट का आंसर बोला. ओके जी, ओके, ठीक है. सेकंड पार्ट का आंसर भी ठीक है. ऑल लेडीज आर टुगेदर एज वेल एज ऑल जेंट्स आर टुगेदर. तो आपने L1, L2, L3, L4, L5 का एक ग्रुप बना दिया. ऐसे जेंट्स का एक ग्रुप बना दिया. और फिर ये दोनों ग्रुप को आपस में 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं. 2 factorial ways. Internally, gents can be arranged among themselves in 5 factorial ways and ladies among themselves in 5 factorial ways. So ये second part का भी आंसर सही है. Now what about the third part? थर्ड पार्ट का आंसर बोलो. No 2 ladies are together. क्या करते हैं ऐसे केस में जब certain object shall be completely separated, no 2 of them shall lie together? क्या करते हैं? कौन सा मेथड यूज करते हैं? याद है कि भूल गया? गैप मेथड. क्या बोलते हैं उसको? गैप मेथड. उसके लिए क्या करते हैं? लेडीज सेपरेटेड होनी चाहिए, तो लेडीज को रिमूव करके पहले जेंट्स को अरेंज करो. G1, G2, G3, G4, G5. They can be arranged in how many ways? 5 factorial ways. And in any of these arrangements there are these vacant places. जहां मैं crosses लगा रहा हूं, ये 6 vacant places हैं. Whenever you consider any arrangement of 5, there are 6 vacant places. In those 6 vacant places, 5 ladies can be arranged in 6p5 ways. तो वेल ये आंसर भी कई सारे बच्चे, जिसने भी आंसर दिया सबका सही था. लीशा का भी सही था.
हाँ सबरीना भी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यशस्वी का भी ठीक था। वेल हाँ ठीक है जी, चलो आगे बढ़िए आगे बढ़िए, नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाइए। नाइदर टू लेडीज नॉर टू जेंट्स टुगेदर। ओके, अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि व्हेन यू हैव मैनेज्ड टू सेट ऑल लेडीज सेपरेटेड in so many ways, don't you think that the gents are also separated? There are 5 ladies and 5 gents. So Sabrina says yes, Pranat says yes, and if yes, then the answer of fourth part has to be similar to that of third part, isn't it? Hello? नहीं अभी मैं फिफ्थ पार्ट नहीं फोर्थ पार्ट का आंसर कर रहा हूं। फोर्थ पार्ट का आंसर और थर्ड पार्ट का आंसर सेम होना चाहिए या अलग? वेल डन, यशस्वी सेज नो। लिशा सेम होना चाहिए कि डिफरेंट? तो मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस से सेम, यशस्वी सेज नो। यशस्वी बेटा अनम्यूट करो और बताओ, तुम्हारे बात में थोड़ा दम लग रहा है मुझको, बोलो। हाँ एक सेकेंड, लेट मी चेक। ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर हम बॉयज को 6 प्लेसेस में से 5 प्लेसेस में अरेंज करना है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि उसके अंदर अगर हम उसको थर्ड प्लेस पे अरेंज ना करें तब तो 2 बॉयज सेम आ जाएंगे। अगर गर्ल्स yes, के बीच में बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। व्हाट्स ही मीन टू से, सबको समझ में आ रही बात की नहीं? देखो जब आपने बोला कि नाइदर टू लेडीज नॉर टू जेंट्स आर टुगेदर, तो आपने किसी एक यूनिट को हटाया, गैप मेथड यूज किया होगा। तो अगर मान लिया आपने जेंट्स को अरेंज किया फॉर इंस्टेंस, राइट, तो ये G1 G2 G3 G4 G5, आपने कितने वे से अरेंज किया? तो आपने 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर दिया। अब इसमें गैप क्रिएट हुए, ये कितने गैप क्रिएट हुए जी? गैप कितने क्रिएट हुए? 6 गैप क्रिएट हुए। और वो 6 गैप में अगर आप बॉयज को मतलब जेंट्स के बीच में जो गैप है उसमें लेडीज को अरेंज कर रहे हो 6p5 वे से, तो इसमें एट अ टाइम आउट ऑफ 6 यू आर ऑक्यूपाइंग ओनली 5 लोकेशंस, क्योंकि 5 ही लेडीज है ना, तो दे आर ऑक्यूपाइंग ओनली 5 लोकेशंस। दैट मींस 1 vacant place will remain vacant, and coincidentally if that vacant place remains this one, then G1 G2 will lie together, this one then G2 G3 will lie together, this one then G3 G4 will lie together, this one then G4 G5 will lie together. There are many cases in this calculation when 2 gents will be adjacent to each other, which is anyway not required. कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि फोर्थ पार्ट का आंसर थर्ड पार्ट के आंसर जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें 2 जेंट्स या 2 लेडीज टुगेदर है। ओके, अब फिर आंसर क्या होना चाहिए? तो नाउ जस्ट ट्राई टू थिंक। नो 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 नो, इसका मतलब है कि वैकेंट प्लेस सिर्फ लास्ट या फर्स्ट हो सकती है, या ऐसा बोलो कि व्हाई दिस इज, ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है? व्हाई 2 जेंट्स और 2 लेडीज आर getting together? Only because there are more number of vacant places than the number of occupants. 6 vacant places create हो रहे हैं और 5 ही occupants है, तो एक vacant place तो हमेशा खाली रहेगा। और जब जब दोनों एंड वाली वैकेंसी को आप ऑक्यूपाई करोगे तो ये सर्टेन है कि 2 लेडीज को अगर आपने यहां प्लेस कर दिया तो बचे हुए जो 4 प्लेसेस हैं उनके लिए सिर्फ 3 ऑक्यूपेंट्स हैं, तो कोई ना कोई एक इंटरमीडिएट वैकेंसी खाली हो जाएगी और उसकी वजह से 2 जेंट्स एक साथ आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम का रूट कॉज है कि 6 वैकेंट प्लेसेस का होना, तो आप 6 के बजाय कितने वैकेंट प्लेसेस रखो? 5। एक वैकेंसी को हटा दो। अब वो एक वैकेंसी हटाने के लिए आप कोई एक, या तो ये वाला हटा दो, चलो एंड वाला हटा दो,
एंड वाला हटा दो तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे बताओ? रिमूविंग द एंड वैकेंसी, देयर विल बी 5 फैक्टोरियल इनटू, बोलो 5 फैक्टोरियल से बॉय जेंट्स को अरेंज कर दिया, और ये 5 वैकेंट प्लेसेस हैं, ये 5 हैं, इनमें 5 लेडीज को 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। बट ये अरेंजमेंट में बॉयज मतलब जेंट्स एंड लेडीज आर ऑल्टरनेट, ये बात तो बिल्कुल सही, जेंट्स आर आल्सो सेपरेटेड एंड लेडीज आर आल्सो सेपरेटेड, बट द ट्रबल इज ये सारे अरेंजमेंट दे आर बिगिनिंग विद लेडी फर्स्ट, बट ये जरूरी नहीं है। एक केस और बनेगा जब आप पहले लेडीज को अरेंज कर दो, या ऐसा बोलो कि लास्ट प्लेस को क्या कर दो, हेलो, लास्ट प्लेस को वेकेंट रखो और इनिशियल वाली वैकेंसी को रिमूव कर दो, वेकेंट प्लेस ऐसे लगा दो, ये वाली चेयर हटा दो, अब लास्ट को फिल करेंगे, शुरू वाले को नहीं फिल करेंगे, तो वो केसेस सारे ऐसे अरेंजमेंट आएंगे जिसमें स्टार्ट जेंट से होगा, तो वो भी एडिशनल है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, एंड देयरफॉर टोटल आंसर क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी द टोटल आंसर? आंसर फॉर दिस केस इज 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। अब मुझे जरा बता दो कितने लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई? क्लियर है सर। गुड। चलिए अगले पार्ट पे जाइए, क्लियर है तो फटाफट नेक्स्ट 3 पार्ट बचे हैं बेटे, जल्दी जल्दी आंसर करो, सोचो आंसर करो। फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ पार्ट का आंसर कर दो। अब अभी तक जितने पार्ट्स का आंसर आपने लिखा है, होपफुली आपने वो आंसर सारा नोट कर लिया होगा, तो मैं यहां से हटा के आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर वर्क, तो वर्किंग स्पेस क्रिएट हो गया, ये लो। अब आ जाओ बेटा, नाउ टॉक टू मी रिगार्डिंग द फिफ्थ पार्ट। कौन बताएगा फिफ्थ पार्ट किसका इसका हो गया? L1 L2 आर टुगेदर एंड G1 G2 आल्सो टुगेदर, ये तो बहुत सिंपल था, है ना? इसका आंसर तो बहुत पहले ही कुछ लोग कर चुके हैं। क्या हमें चाहिए नंबर ऑफ वेज? L1 जिनको साथ रखना है, जिनको टुगेदर रखना है, उनको ग्रुप कर देना चाहिए, ग्रुप मेथड, एंड G1 G2 को भी साथ रखना है तो उनका भी ग्रुप बना दो एक। इसके अलावा बचे L3 L4 L5 इंडिविजुअल्स एंड G3 G4 G5 इंडिविजुअल्स। तो how many object you can see now? This is taken as 1, this is taken as 1, 1 and 1 2, and 2 and 6 8. So they will be arranged in how many ways? 8 object will be arranged in how many ways? अरे बोलते रहो, नहीं तो फिर हाँ 8 फैक्टोरियल, नींद आ जाती है मुझको अगर आप नहीं बोलते हो तो। 8 फैक्टोरियल, बट ये जो 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनाएंगे उन सभी में ये दोनों का ग्रुप, एक ग्रुप ये और ये ग्रुप ये कहीं ना कहीं पड़ा होगा, जो आपस में कीपिंग देम टुगेदर शफल होगा। कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल ईच, तो इनटू 2 फैक्टोरियल फॉर फर्स्ट एंड 2 फैक्टोरियल फॉर G1 and G2. So answer is yes, 2 factorial into 2 factorial to 8 factorial means 4 times 8 factorial. 4 times 8 factorial is the answer. So ये भी हो गया, we are done with this. अब आप मुझे आंसर कर दो 6th and 7th का। 6th पार्ट एंड 7th पार्ट का आंसर करेंगे आप। Sixth part reads L1 L2 together but G1 G2 are not together. How do you get this answer? How do you make sure that L1 L2 are together but G1 G2 are not? G1 G2 are separated.
9 factorial into 2 factorial. Can you explain, Yashasvi? How did you arrive at that number? सर मैंने L1 और L2 को साथ में ले लिया था और फिर सॉल्व किया था। ठीक है, तो L1 L2 को साथ में लेकर के एक ऑब्जेक्ट मान लिया आपने। यस सर। ठीक है, ले लिया। और फिर से बाकी सब 3 L4 L5 एंड G1 G2 G3 G4 नहीं तो G1 G2 G3 G4 सबको साथ ले लोगे, अरेंज कर दोगे तो उसे L1 L2 तो साथ आ जाएंगे, बट हाउ डू यू इंश्योर दैट G1 G2 आर सेपरेटेड? क्योंकि उसमें तो वो केस भी आ जाएंगे जिसमें G1 G2 भी साथ में आ गए, वो केसेस नहीं चाहिए। तो आप L1 L2 टुगेदर ले करके ऐसे कर सकते थे, L3 L4 L5 एंड G3 G4 G5, ये सारे का अरेंजमेंट करो। कितने वे से अरेंज होगा? मतलब हमने G1 G2 को अभी बाहर रखा, गैप में अरेंज करेंगे उनको, कितने अरेंजमेंट बनेंगे टोटल बताओ? तो कितने ऑब्जेक्ट हैं ये? 6 and 1 7, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपस में अरेंज होंगे ना, ये कीपिंग देम टुगेदर। और फिर कितने गैप क्रिएट होंगे इनके हर एक अरेंजमेंट में? हाउ मेनी वेकेंट प्लेसेस आर देयर? तो 1 वेकेंट हियर, 1 वेकेंट हियर, 1 हियर, 1 हियर। अब इन गैप में अगर आप G1 G2 को अरेंज करो, कितने वेकेंट प्लेसेस हैं? 8। वो 8 में 2 जेंट्स को अरेंज करेंगे, 8p2। सो योर आंसर इज हाउ मच? 7 फैक्टोरियल इंटू 2 into 8 factorial by 6 factorial. 8 factorial by 8 minus 2, 6 factorial is 8 7 जा 8 into 7, ऐसा बोल दो। So actually it comes out to be 14 times 8 factorial. Mind it, this is one way of arriving at the answer. जैसा पाथ यशस्वी ने स्टार्ट लिया, मैंने उसी पाथ में थोड़ा करेक्शन किया उसके आंसर में, और मैंने बताया ऐसे करो। ठीक है, I may be wrong, I may be right, you have to judge. And do I have another way? पहले तो ये बताओ कि समझ में आया ये? Yes sir. तो एक और तरीके से सोचते हैं इसी प्रॉब्लम को। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, आप, मैं कुछ पूछूंगा, आप मेरे को आंसर देना, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, उस प्रोसेस में तुम्हें अपने आप वे आउट मिलेगा। हाउ मेनी ways are there when L1 L2 are together? There is no other condition imposed. L1 L2 together के अलावा और कोई कंडीशन मैं नहीं बोल रहा हूं। कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 9 factorial into 2 factorial. हाँ एग्जैक्टली, जो यशस्वी ने भी बोला था, इट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा इसमें डोंट यू सी दैट दिस इज इक्वल टू, this is equal to, there are two ways. जब आपने बोला L1 L2 टुगेदर, मतलब G1 और G2 पर हमने कोई कंडीशन इंपोज नहीं की, G1 G2 पर कंडीशन नहीं इंपोज करी, इसका मतलब है इसमें दो तरह की सिचुएशंस होंगी। एक वो सिचुएशन जिसमें L1 L2 टुगेदर है एंड G1 G2 भी टुगेदर है, एंड L3 L4 L5 G3 G4 G5, ऐसी वाली सिचुएशन होगी। और प्लस एक सिचुएशन ऐसी होगी जब L1 L2 टुगेदर है बट G1 G2 सेपरेटेड है, G1 G2 आर नॉट टुगेदर, एंड बाकी ऊपर कोई कंडीशन नहीं, L3 L4 L5 एंड G3 G4 G5. What I mean to say that if I state that L1 L2 are together, then there are two categories. One when G1 G2 are also together, and other when G1 G2 are not together. Because G1 G2 पर दो ही बातें हो सकती है, या तो साथ होंगे या तो नहीं होंगे। L1 L2 तो पक्का साथ है। तो can I say that if you add these two, L1 L2 together and G1 G2 together, and another one when L1 L2 are together but G1 G2 are not together, they are separated, ये दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए? Yes or no? भाई पहले केस में आपने बोला L1 L2 टुगेदर, इसका मतलब आपने बोला कि इसमें G1 G2 साथ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये आंसर में G1 G2 साथ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं।
एक के साथ हो सकते हैं और एक है साथ नहीं हो सकते, इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, एंड देयरफॉर योर आंसर इज देयर। क्या यहां से आया 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस, ये वाला केस का आंसर हम पहले निकाल चुके हैं। क्या इस वाले केस में क्या था, माइनस 8 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस number of ways L1 L2 are together but G1 G2 are not together। तो फाइनल आंसर आया कि नंबर ऑफ वेज when L1 L2 together and G1 G2 are not is equal to कितना है जरा बताओ तो इसको, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 2 इंटू 8 फैक्टोरियल कॉमन लो तो क्या आया 9 माइनस 7, 9 माइनस 2 7 आ गया, 7 2 जा 14, 14 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो वही आंसर फिर से आ गया, आना भी चाहिए, जो आंसर ऐसे कैलकुलेट किया था वही आंसर यहाँ से भी आ गया। एंड वंस अगेन प्लीज लेट मी नो, हैव यू गॉट द मेथड 2, हैव यू गॉट द आइडिया ऑफ मेथड 2? ये आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं, ये तरीके सोचने के जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लो। तो सेकंड कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया बेटा तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो यस, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, जहां पर दिक्कत होगी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, और जिसको समझ में आ गया प्लीज गो टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में बताऊंगा नहीं, आपसे आंसर चाहिए मुझको। और मैंने आपको बताया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज नॉट अ सिंगल टॉपिक, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर स्कोर इन 3 टॉपिक्स। अगर आपको पीएनसी अच्छा है तो आपका बाइनोमियल अच्छा हो जाएगा, और साथ के साथ आपका इनफिनिट सीरीज अच्छा हो जाएगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट पीएनसी अच्छा है तो प्रोबेबिलिटी अच्छा हो जाएगा, और पीएनसी के कुछ एप्लीकेशंस दूसरे टॉपिक्स में भी मिलेंगे, लाइक मैट्रिसेस में, लाइक डिटर्मिनेंट्स में, लाइक फंक्शंस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा आपको एफर्ट डाल के इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा। तो ओके जी, ये लास्ट पार्ट का आंसर करो, नाइदर L1 L2 नॉर G1 G2 टुगेदर। ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन से पूरा लीनियर परम्यूटेशन कंट्रोल होता है, गवर्न होता है। तो ये 2 क्वेश्चन में ही आप बेसिकली इसमें देखो तो आपने 6 पार्ट किए, अगला क्वेश्चन जो मैं दूंगा उसमें भी 6-7 पार्ट करेंगे, वो 15 क्वेश्चन करने की प्रोसेस में, 12 क्वेश्चन की प्रोसेस में आपका लीनियर परम्यूटेशन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट बिल्टअप होगा। तो जल्दी आंसर करो 7th पार्ट का। ना तो L1 L2 टुगेदर है, ना ही G1 G2 टुगेदर है, N1 L2 भी सेपरेटेड है और G1 G2 भी सेपरेटेड है। देखो ये आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक में, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि कई बार गलत तरीके से सोच करके सही आंसर आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड अप्रोच इंपॉर्टेंट है, कैसे सोच रहे हो आप। L1 L2 भी साथ नहीं है, G1 G2 भी साथ नहीं है, क्या सोच रहे हो आप, कैसे सोच रहे हो? दो आंसर्स तो आ गए हैं, बट दोनों आंसर अलग अलग हैं। यशस्वी तुम्हारा आंसर क्या है बताओ पहले। सर जैसे आपने वो बताया था 6th पार्ट मैंने वैसे ही किया है।
L1 L2 और G1 G2 को निकाल करके फिर अरेंज किया और उनके बीच में जो गैप्स आए थे उसमें फिर उनको अरेंज किया था। मतलब आपने जो है पहले आपने L3 L4 L5 G3 G4 G5 को अरेंज कर लिया, कितने वे से? डेफिनेटली 6 फैक्टोरियल वे से। और इसके बाद ये गैप आ गए और इन गैप में आपने अरेंज किया किनको? L1 L2 G1 और G2 को। तो 7p4 वेज आ गए। If you simplify it, it comes out to be 6 factorial multiplied by 7 factorial by 7 minus 4, 3 factorial. So virtually it is 7 factorial into 5 factorial. क्योंकि ये 6 और ये 6, ये 6 एक 6 को कैंसिल कर देगा। आई होप यही आंसर आ रहा है। यस सर। ओके, अब इसी प्रॉब्लम को अदरवाइज सोचते हैं। आपको बताना है ये सही है या गलत। देखो, किसी भी क्वेश्चन के दो आंसर्स नहीं हो सकते, आंसर तो एक ही होगा, ठीक है। ट्रू आंसर तो एक ही होगा। आंसर कई सारे हो सकते हैं बट ट्रू आंसर, करेक्ट आंसर एक ही होगा। लीशा ने कुछ आंसर दिया लाइक 4 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस ट्वाइस ऑफ 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. बोलो। Total is 10 factorial. हाँ, total number of ways is 10 factorial. That's very true. Sir. L1 L2 together may 9 factorial into 2 factorial ways. Okay. G1 G2 together may be 9 factorial into 2 factorial ways. Done. तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जिसमें ये दोनों टुगेदर है वो दो बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो केस ऐड कर दिया जिसमें दोनों बट ये 4 क्या है? 4 क्या है? 4 times 10 factorial into 8 factorial minus twice of 9 factorial into 10 2 factorial। ये मुझे थोड़ा 4 वाली बात नहीं समझ में आई। सर वो 2 factorial into 2 factorial था ना, तो वो 4 हो गया। अरे यार, तो वो 10 factorial फिर क्यों लिखा? सर जिसमें L1 L2 और नहीं, ऐसे नहीं। अब तुम अपनी बात को एक्सप्लेन करो। हाँ देखो, हाँ बोलो। जिसमें L1 L2 और G1 G2 दोनों टुगेदर हैं, वो 8 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल वेज। अच्छा, नंबर ऑफ वेज यू आर टेकिंग L1 L2 आर टुगेदर एंड G1 G2 आर टुगेदर, तो डेफिनेटली ये हो गया 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वेरी करेक्ट। और सर ये 10 फैक्टोरियल में ऐड कर दिया। 10 फैक्टोरियल में इसको ऐड कर दिया? यस सर। क्यों? 10 फैक्टोरियल में तो सब कुछ है और उसमें ये और ऐड कर दिया। सर क्योंकि वो माइनस करे है ना, जिसमें L2 टुगेदर है और G1 G2 अलग अलग टुगेदर है। अरे नहीं, ये बात बताओ, 10 फैक्टोरियल में तो सारा कुछ है ना, सब कुछ। उसमें L1 L2 टुगेदर, G1 G2 नॉट टुगेदर, G1 G2 टुगेदर, L1 L2 नॉट टुगेदर, L1 L2 एंड G1 G2 आर टुगेदर, नाइदर L1 L2 टुगेदर नॉर G1 G2 टुगेदर। वो चारों पॉसिबिलिटीज हैं। सबरीना बोल रही थी कि 4 केसेस करने पड़ेंगे, ठीक है, वी आर कमिंग टू दैट। तो वो चारों पॉसिबिलिटीज है, मेरी बात समझ रहे हो? वो चारों पॉसिबिलिटीज हैं और हमें उनमें से एक पॉसिबिलिटी चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो हमें टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। ऐड करने का तो कोई सेंस नहीं। सर मैंने वो माइनस 2 बार कर दिया ना, जिसमें L1 L2 टुगेदर है और G1 G2 टुगेदर है। 9 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलो ऐसा करना, अभी तुम्हें अभी ऐसा है कि तुम्हारा जो आंसर है ना, वो आंसर को अभी मैच करना, राइट? ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप देखना, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा क्या इश्यू है। देखो, बेसिकली ये बात तो आप समझ रहे हो कि व्हेन यू से नंबर ऑफ एस, तो इसके अंदर में ये सब केसेस होंगे। नंबर ऑफ वेज L1 L2 टुगेदर and G1 G2 not together।
plus number of ways L1 L2 not together and G1 G2 together, and plus number of ways L1 L2 together and G1 G2 also together, plus number of ways L1 L2 not together and G1 G2 not together. एक्चुअली दो पेयर पे कंडीशन लगानी है, तो रेस्ट्रिक्शन यही है कि दोनों यस दोनों नो, एक यस दूसरा नो, दूसरा यस पहला नो, यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अब पहले हमें देखना है कि हमें कौन सा चाहिए, विच वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर दिस, and if we are looking for this, so we have to add this and subtract this. Probably this was done by Lisha. Lisha, तुम यही कर रही थी, ये दोनों ऐड करके और ये वाला ऐड करके और टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब आपके हिसाब से जाओ तो आएगा कि L1 L2 separated and G1 G2 are also separated is equal to number of S is 10 factorial minus number of ways when L1 L2 together and G1 G2 not together, minus number of ways when G1 G2 together and L1 L2 not together, and minus number of ways when L1 L2 together and G1 G2 also together. तीनों पार्ट ही सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना बेटा, ये 3 पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये क्या होगा, देखो इसका कैलकुलेशन आप कर चुके हो, इसका कैलकुलेशन भी आप कर, ये दोनों सेम ही आएगा, ये दोनों कैलकुलेशन सेम आएगा। तो आंसर आएगा तुम्हारा 10 फैक्टोरियल माइनस, हाँ बोलो 2 टाइम्स क्या आया था इसका कैलकुलेशन अभी हम दोनों ने किया था ना, कितना आया था? अरे पिछले पार्ट में जो किया था L1 L2 टुगेदर, बट जी इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर कितना था बोलो, लास्ट पार्ट में देख के बताओ फटाफट जल्दी से। बोलो लीशा, इस वाले पार्ट का आंसर क्या आया था? ये था 6th पार्ट का आंसर क्या था मुझे बताओ। 14 into 8 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 14 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल, और इसका आंसर तो हम सबको याद ही है, -8 फैक्टोरियल इंटू 4। तो बेसिकली जो आंसर है वो 10 फैक्टोरियल माइनस 14 टू जा 28, 28 प्लस 4 32 टाइम्स 8 फैक्टोरियल। अब इसको 10 फैक्टोरियल होता है कितना, 10 इंटू 9 90 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 90 माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल। So you get the final answer. 90 minus 32 is how much? 58. 58 multiplied by 8 factorial. This is the answer. If you calculate the answer given by Yashasvi, it was 5 factorial into 7 factorial. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। I don't think ये आंसर ये तो नहीं आएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल होता है 120 इंटू 7 फैक्टोरियल, 120 में से 8 इधर ले लो, तो 8 करोगे तो कितना आएगा, 8 1 से 8 15 इंटू 8 फैक्टोरियल है। दिस इज 15 इंटू 8 फैक्टोरियल, whereas here it is 58 into 8 factorial. They are two different things. They are two different numbers. तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया ना कि कौन सा आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है कि ये वाला आंसर सही है। अब देखो इस बात को प्रॉपरली समझने के लिए कि क्या करेक्ट आंसर है, उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप सोचो। अभी तक जो सजेशंस आया उस पर हमने वर्क किया। अब जरा देखो यहाँ पर 2 इवेंट्स हैं। अब मैं इसी कैलकुलेशन को कर रहा हूँ, यही कैलकुलेशन को, लेकिन वो कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। वो डिफरेंट तरीका क्या है वो देखो।
मैंने बोला कि L1 L2 टुगेदर इसको E1 मान लो. E1 is the set of arrangements if L1 and L2 are together. I don't talk about anything else except N1 L2 together. G1 G2 साथ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. And E2 is the event set of arrangements if G1 G2 together. अब मुझे बताओ हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं. ये आंसर्स, ये वाला आंसर हटा करके मैं यहां पर क्रिएट कर रहा हूं. ये वाला आंसर यशस्वी का है, उसको देखना बाद में. ठीक है, ओके जी. हम लोग क्या चाहते हैं, नाइदर L1 L2 टुगेदर, E1 नहीं हो, E1 ना हो एंड E2 ना हो. तो हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करें नंबर ऑफ E1 बार एंड इंटरसेक्शन E2 बार. नाइदर E1 नॉर E2. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो सही है ना कि हम E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार ढूंढ रहे हैं. और डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि ये हो जाएगा नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 का बार. एग्रीड? जब और वाली कंडीशंस होती है ना, तो अगर आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन को ना यूज करो तो कई बार चांसेस होते हैं कि अंडर काउंटिंग या ओवर काउंटिंग हो जाती है. इसलिए आपको बहुत केयरफुली ऐसे केस में कैलकुलेट करना होता है. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ S माइनस नंबर ऑफ E1 यूनियन E2. एंड व्हाट इज नंबर ऑफ S? नंबर ऑफ S इज 10 फैक्टोरियल माइनस यहां क्या है, नंबर ऑफ E1 प्लस नंबर ऑफ E2 माइनस नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. एंड नाउ यू गो ऑन अराइविंग एट द आंसर फाइनली. क्या आएगा जल्दी बताओ, फटाफट कैलकुलेट करो जल्दी से. तब इस कैलकुलेशन में देखो क्या आएगा. ये 10 फैक्टोरियल एज इट इज रखो माइनस नंबर ऑफ E1 क्या है, L1 L2 टुगेदर 2 into 8 फैक्टोरियल, E2 2 into 8, मतलब नंबर ऑफ E1 हमारा आएगा 2 into 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल into 8 फैक्टोरियल. और नंबर ऑफ E2 भी जो आएगा वो 2 फैक्टोरियल into 8 फैक्टोरियल. एग्रीड और नॉट? या 9 फैक्टोरियल, कुछ भी बोल दो. 9 फैक्टोरियल. तो बेसिकली इसका और इन दोनों का सम करके कितना आ गया बोलो? 4 times 9 फैक्टोरियल, 2 times 9 फैक्टोरियल प्लस 2 times 9 फैक्टोरियल एंड माइनस E1 इंटरसेक्शन E2, L1 L2 टुगेदर, G1 G2 आल्सो टुगेदर. ये वाला केस का आंसर क्या था? 2 times 8 फैक्टोरियल into 2, मतलब 2 फैक्टोरियल. अब फाइनली आंसर क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो. तो आंसर क्या आएगा जरा बताओ. सर जो मैंने दिया था. तो आंसर आएगा तुम्हारा कितना, 10 फैक्टोरियल माइनस 4 times 9 फैक्टोरियल प्लस 2 times, मतलब 4 times 8 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई करो तो ये वैल्यू कितनी आएगी. तो देखो, तो 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल तो थ्रू आउट कॉमन है ना. तो 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, 10 into 9 90 माइनस 9 into 4 36 एंड प्लस 4. है ना. एंड देयरफॉर योर आंसर इज कितना हो गया, 94 माइनस 36 इज 58. 58 into 8 फैक्टोरियल. तो आपने देखा कि दोनों तरीके से आंसर सही आया. इसका मतलब है कि हमारा 2 वेज तो परफेक्टली ओके है, जो पहले हमने सोचा और जो अभी सोचा, मोर और लेस दोनों में एक ही तरीके से सोचा. एक में आपने थोड़ा परफेक्टली प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन सेट थ्योरी का थोड़ा इस्तेमाल किया, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन स्ट्रेट अवे आंसर आ गया, है ना. और दूसरे वाले में
दूसरे वाले में हमने जो किया वो क्यों गलत आया, अब ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट, या उसका आंसर भी कैलकुलेट कर, आंसर उसका डिफरेंट आ रहा था, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम तो नहीं आ रही थी, तो उसमें क्या इश्यू है ये आपको सोचना है, ठीक है। एनीवे, करेक्ट आंसर इज दिस। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Any doubt? Okay, so let's go to the next question. अब अगला क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, टेस्ट कंडीशन में आपको कुछ काम करना है, चलिए जल्दी करिए। ये छठा क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, मैंने बोला इसमें कितना टाइम आपको दिया जाए करने के लिए। आप बताइए, अगर ये टेस्ट है इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, हाउ मच टाइम यू नीड टू सॉल्व इट अंडर टेस्ट कंडीशन, 2 मार्क्स ईच, 16 मार्क्स का एक टेस्ट है मान लो। फाइव मिनट, फोर मिनट, 3 मिनट, कितना टाइम चाहिए? 6 मिनट। अरे बता दो भाई। टाइम नहीं चाहिए, टाइम विदाउट एनी टाइम, इंस्टेंट आंसर कर देंगे। प्रणत, कितना टाइम चाहिए तुझे इसका आंसर करने के लिए? 5 मिनट। ओके जी, तो आपके पास में कंप्लीट 5 मिनट्स है। अरे गुड, कुछ पार्ट के आंसर भी आने शुरू हो गए। चलिए 5 मिनट है, जल्दी आंसर करिए, क्विक। जल्दबाजी में आंसर मत करो, इतना जल्दी भी आंसर मत करो कि गलत हो जाए। टोटल सिचुएशन मैं बता दे रहा हूं क्या है। एक वर्ड है जिसके अंदर कितने लेटर्स हैं? सारे लेटर्स डिफरेंट हैं, नंबर ऑफ लेटर्स इज 10। फोर and 4 8 to 10, and therefore number of total arrangements, number of total words formed taking all the letters of this word Mother's Day will be 10 factorial, and you are beginning with answering the parts. A part का आंसर T occurs after E. T occurs after E का मतलब समझ गया? T occurs after E का मतलब क्या है, पहले ये समझो। इसका मतलब है कि हमें वो वर्ड्स चाहिए जिसमें टी ई के बाद होगा। नो, ई टी साथ में नहीं, नो नो नो, ये कतई नहीं बोला गया कि टी अकर्स जस्ट आफ्टर ई या टी अकर्स इमीडिएट आफ्टर ई। टी अकर्स आफ्टर ई का मतलब है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यू आर लुकिंग फॉर, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच there are 10 letters. If you look from left to right, then first you will meet with E and then you will get T somewhere, anywhere. It can be immediate after, it can be after some gap. This is what we call T occurs after E. So what do you think, what will be the answer? अब आई थिंक अपने आंसर्स को आप रिव्यू कर लेंगे। यशस्वी, तुम्हारा आंसर अब रिव्यू होगा कि वही आंसर पे स्टिक करोगे आप? सर रिव्यू। रिव्यू करिए। अब देखो, इसको सॉल्व करने के ना बहुत सारे सोचने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि अगर ई फर्स्ट प्लेस पे है
if E occupies the first place, then how many places are there, how many vacancies, how many ways you can place T? T को आप 9 वे से अरेंज कर सकते हैं. ग्रेट. और T को अरेंज कर दिया आपने, तो बचे हुए 8 प्लेसेस में रिमेनिंग 8 लेटर को आप 8 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं. तो 9 into 8 फैक्टोरियल आंसर आ गया किसमें? किसमें? When E occupies first place, and then you have placed T and then remaining 8 factorial ways. Now, if E occupies second place, then you cannot place T here. You can place T in 8 ways, and rest will be in 8 factorial ways. And when E occupies third place, I hope you got what I mean to say. So there are 7 possibilities for T and rest in 8 factorial ways. And therefore, if you proceed similar, तो number of total ways क्या आ गए? It is 8 factorial, बेटा common आ जाएगा, into 9 plus 8 plus 7 up to 2 plus 1, 1 से लेके 9 तक का सम. तो आंसर आ जाएगा 8 factorial into क्या? 9 into 10 divided by 2. So it is actually 10 factorial by 2. Ten factorial by 2. ये एक तरीका सोचने का. I hope you got it correct. अब इसको सोचने का दूसरा तरीका क्या है? ये मेथड 1 है. मैं जैसा कि मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, प्लीज डोंट केयर मच अबाउट द आंसर, केयर मोर अबाउट the ways you can answer. So ways आपके दिमाग में होने चाहिए. वो skills learn करो, answers मत learn करो. question को करो, भूल जाओ. skills दिमाग में रखो, सोचने के तरीके. इसको बोलते हैं exhaustive method, case analysis. ये exhaustive method है, case analysis है. मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी पॉसिबिलिटीज को हमने 1 by 1 एग्जॉस्ट किया, खत्म किया और काउंट कर लिया. अब इसको एक दूसरे तरीके से सोचने का तरीका मैं बताता हूं. दूसरे तरीके से सोचने का, अगर आपके दिमाग में कोई और तरीका तो आप मुझे बता सकते हैं. आई एम देयर ओपन टू लिसन यू. मेथड 2 की बात करने जा रहा हूं मैं. हाँ सबरीना बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? जिसमें टी पहले हो वो वाले माइनस करके. हाँ बट मेरे सेम लगेगी, ऑब्वियस सी बात है कि टी बाद में हो टी पहले हो, ऑलमोस्ट इक्वल कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, है ना, अगर वैसे सोचते हो तो आप मान लो वो वाला यही वाला मेथड है, जस्ट उसी को कॉम्प्लीमेंट करना है, तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो. एक तरीका ये भी हो सकता है. वो तरीका क्या है? देखो हमारे पास टोटल कितने प्लेसेस हैं जिसमें अरेंज करना है? कितने प्लेसेस हैं? 4 and 4 8 1 9 and 10 प्लेसेस हैं. वो 10 में से 2 प्लेसेस पर ये दोनों लेटर्स को डालना है, टी एंड ई को. तो 10 में से वो 2 प्लेसेस सेलेक्ट करो. सेलेक्ट 2 प्लेसेस आउट ऑफ 10 इन 10C2 ways. 10C2 ways. वो 2 प्लेसेस कोई से भी हो सकते हैं. मान लो आपने जो प्लेस सेलेक्ट किया वो मान लो एक ये वाला प्लेस था और एक ये वाला प्लेस था, है ना. आई एम सॉरी, जस्ट लेट मी पुट इट लाइक दिस. हाँ जी, मान लो हमने ये प्लेस चूज किया और ये प्लेस चूज किया. ऐसे 10C2 मतलब ऐसे 10 into 9 by 2 45 वेज हैं 10 में से 2 प्लेस सेलेक्ट करने के. वो 45 वेज यहाँ लिखा हुआ मैंने. एंड इनटू, अब ये 2 सेलेक्टेड प्लेसेस में टी और ई को प्लेस करने का कितना वेज है? हाउ मेनी वेज यू कैन प्लेस टी एंड ई इन दीज 2 चोजन प्लेसेस?
ये 10 में से 2 प्लेस आपने किसके लिए सिलेक्ट किए, टी और ई के लिए। तो सिलेक्टेड प्लेस में टी और ई को प्लेस करने का 2 तरीका नहीं है, एक ही तरीका है। एक तरीका है क्या, पहले ई होगा और फिर टी होगा, उनको आपस में परम्यूट नहीं कर सकते, ई देन टी। तो एक वे है इनको प्लेस करने का। इसका मतलब है कि 10 प्लेसेस में से कोई 2 प्लेसेस पर टी और ई को रखने का एक ही तरीका है कि पहले वाले प्लेस पे ई आएगा और फॉलोड बाय टी आएगा। एंड बचे हुए कितने, बचे हुए 8 लेटर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन है, वो बेचारे सीधे साधे लेटर्स हैं, उनकी कोई प्रेफरेंसेस नहीं है, उनको बची हुई 8 लोकेशन पर कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल। तो आंसर तुम्हारा आ गया कि नहीं आ गया। 10c2 मतलब होता है 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल multiplied by 8 factorial. So 8 factorial gets cancelled and answer is 10 factorial by 2 factorial. Yeah, 10 factorial by 2. I hope you got the answer and comfortably you have got the same answer. Which one is better? Which one is better? Of course, the second one. But I would say no, none of them is better. Both are same, both are equally good. That depends upon the circumstances. किसी केस में ये एग्जॉस्टिव मेथड ज्यादा प्रेफरेबल होगा, किसी केस में ये वाला मेथड ज्यादा प्रेफरेबल होगा, ठीक है। बट मैं आपको बताने जा रहा हूं एक और तरीका, उसको भी सुन लो। जब ये इतना पेशेंस रखा है तो तीसरा मेथड भी सुन लो। तीसरा मेथड ये बोलता है कि लेट नंबर ऑफ करेक्ट वेज, that is first is E, first you will get E and then you will get T is X। मान लो X नंबर ऑफ वेज हैं जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसका नंबर ऑफ वेज हमने बोला X है मान लो। अब किसी भी करेक्ट अरेंजमेंट को, मान लो ये करेक्ट अरेंजमेंट है, इसमें E है T है, बाकी लेटर जहां चाहे वहां रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक करेक्ट अरेंजमेंट को, करेक्ट अरेंजमेंट में अगर मैं ई और टी को आपस में शफल कर दूं तो इनकरेक्ट अरेंजमेंट बन जाएगा। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे बेटा, हेलो, नंबर ऑफ इनकरेक्ट अरेंजमेंट भी एक्स ही होंगे, बिकॉज फॉर एवरी करेक्ट अरेंजमेंट I can uniquely get one incorrect arrangement by just interchanging the position of E and T। तो जितने करेक्ट अरेंजमेंट है उतने ही इनकरेक्ट अरेंजमेंट है, एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए बोलो, होने चाहिए, नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट होने चाहिए 2x, बट टोटल अरेंजमेंट कितने हैं 10 फैक्टोरियल, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल बाय 2। मतलब हमने बोला कि जो ये 10 फैक्टोरियल आपने आंसर किया था उसमें आधे ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिसमें E पहले होगा T बाद में होगा, और रिमेनिंग ऐसे होंगे जिसमें T पहले होगा E बाद में होगा। इसका मतलब कि हाफ आर करेक्ट डिजायर्ड अरेंजमेंट एंड हाफ आर अनडिजायर्ड अरेंजमेंट, बिकॉज E और T को छोड़ के रिमेनिंग अरेंजमेंट, रिमेनिंग लेटर्स की कोई रेफरेंसेस नहीं है, तो वो दोनों केसेस में सेम तरीके से होंगे। तो 50% डिजायर्ड है, 50% अनडिजायर्ड है, तो डिजायर्ड अरेंजमेंट टोटल अरेंजमेंट बाय 2 हो गया, यूनिटरी मेथड। आई होप यू गॉट इट। अब बताओ तीनों में से कौन सबसे बेटर मेथड है? थर्ड मेथड सबसे बेटर, बट रिमेंबर हर मेथड की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। थर्ड मेथड हो सकता है हर केस में आप ना लगा सको, ठीक है। इसलिए ये कौन बेटर है कौन लेस बेटर है इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम, हमें हर चीज आनी चाहिए, दैट्स इट। चलिए आगे चलिए। अब एक क्वेश्चन मैंने इलेबोरेट बता दिया सिर्फ इसलिए सो दैट रिमेनिंग क्वेश्चन पे आप दिमाग ज्यादा बेटर तरीके से लगा सको। चलो कैरी ऑन, अब फटाफट आंसर करो। T occur just next to E. T occur just next to E.
तो बी पार्ट में आपको चाहिए कि ई फॉलोड इमीडिएटली फॉलोड बाय टी, ये, और इसके अलावा बाकी जो 8 हैं उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आंसर आएगा क्या, 9 ऑब्जेक्ट को 9 फैक्टोरियल से अरेंज करो, एंड रिमेंबर इन दोनों को हम शफल नहीं कर सकते। नो 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 नो, 2 फैक्टोरियल नहीं कर सकते, ई और टी को शफल करना अलाउड नहीं है। हाँ, तो 9 फैक्टोरियल ही आंसर आएगा, ओनली 9 फैक्टोरियल इज द आंसर। ए हो गया, बी हो गया। अब सी पार्ट पे जाइए, सी पार्ट पे। अब ये सब हटा दे रहे हैं, ये डिस्कशन हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब तक आपको जो भी क्लियर समझना था समझ चुके होंगे। एंड बी पार्ट का हो गया, सी पार्ट पे आ जाइए, सी पार्ट। टी अकर नेक्स्ट टू ई बट बिफोर आर। अब इसमें क्या करेंगे, ई होगा फॉलोड बाय टी होगा, तो ये तो एक साथ साथ ही रहेंगे, एंड आर होगा, ऐसी सिचुएशन। तो अगर लेफ्ट से राइट जाओ तो आपको पहले ई नजर आएगा, ई के इमीडिएट बाद टी होगा और उसके राइट में आर कहीं आएगा। तो कितने वेज होंगे, जल्दी बोलो। इसको एक यूनिट मान लो, ई नॉट मान लो, और आर एक है और इसके अलावा 7 है, तो टोटल 9 ऑब्जेक्ट है। हाँ, जैसे ए पार्ट किया था एग्जैक्टली वैसे ही होगा, बट 10 की बजाय अब 9 ऑब्जेक्ट होंगे। इनको आपस में सफल भी नहीं कर सकते, तो 9 ऑब्जेक्ट बाई 2, तो 9 फैक्टोरियल बाई 2, 9 फैक्टोरियल बाई 2। या दूसरा तरीका सोचने का ये हो जाएगा कि 9 में से कोई 2 प्लेसेस सेलेक्ट करो 9C2A से, उन 2 प्लेसेस में इन दोनों को प्लेस करने का एक तरीका है, और रिमेनिंग को आप रिमेनिंग 7 को 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो, तो वही आ जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 2। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी की बात करो, डी। वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। वॉवल्स कौन कौन से हैं, ओ, ई, ए। थ्री वॉवल्स हैं, तो उनको एक साथ रखना है, तो ओ, ई, ए, इसको एक मान लो, और बचे हुए लेटर्स को अलग अलग मान लो, 7। आंसर क्या है, 8 फैक्टोरियल, और वॉवल्स को आपस में 3 फैक्टोरियल। ऑल वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। ऑल वॉवल्स आर नेवर टुगेदर, इसका मतलब क्या है, सी पार्ट का आंसर आ गया, डी का आ गया, ई पार्ट का आंसर बोलो। ऑल वॉवल्स आर नेवर टुगेदर का मतलब है सारे वॉवल्स साथ नहीं होने चाहिए। इसका मतलब कुछ एक साथ हो सकते हैं, कुछ एक वॉवल साथ हो सकते हैं, 2 वॉवल साथ आ सकते हैं, तीनों वॉवल साथ नहीं होने चाहिए। मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस number of ways when O, E and A are together. Yes, तो आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सो अब आ जाओ इसमें, इसका आंसर कर दो, F पार्ट।
नो टू वॉवल्स टुगेदर अब तो नो टू वॉवल्स टुगेदर तो गैप मेथड से ही करेंगे, नो टू वॉवल टुगेदर तो गैप मेथड से ही करेंगे। पहले आप M T H R S D Y ये 7 को अरेंज कर लो, और फिर ये जो 8 गैप हैं उसमें आप वॉवल्स को अरेंज कर लो। तो आंसर क्या आएगा बोलो? 7 फैक्टोरियल इंटू 8p3। वेरी करेक्ट, वेरी राइट। तो देखा, आप बिल्कुल मेच्योर होते जा रहे हैं इस सारे वर्क में। ये सारे हो गए जी। अब ये लास्ट के 2 पार्ट हैं, चलो इसका आंसर कर दो और कहानी खत्म करें। अब ये आपका रियल टेस्ट अब है। G और H पार्ट का अगर आंसर आपने कर दिया तो यू आर परफेक्टली ओके विद दिस कॉन्सेप्ट। M occurs after H and H after A. M H के बाद आना चाहिए और H A के बाद आना चाहिए। मतलब सबसे पहले क्या आना चाहिए? When you are looking from left to right, सबसे पहले आपको कौन सा लेटर दिखना चाहिए? A। और A के बाद and then R। तो ये प्रेफरेंस तो क्लियर हो गया, प्रेफरेंस तो बिल्कुल क्लियर हो गया जी पार्ट के लिए कि वी आर लुकिंग फॉर परम्यूटेशंस व्हेन आई विल गेट A फर्स्ट, देन H and then R and on। अच्छा, R नहीं, M M M। अब ये कंसेक्यूटिव भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट नेसेसरी कंसेक्यूटिव नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले हम ये तीनों के लिए प्लेस ढूंढेंगे। तो 10 में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लो, और वो 3 सेलेक्टेड प्लेसेस में इन तीनों को प्लेस करने का एक ही तरीका है, 10C3 इंटू 1, 10P3 नहीं, 10C3। 10 में से 3 प्लेस चूज करो, कॉम्बिनेशन है वो, इंटू 1 इंटू रिमेनिंग 7 प्लेसेस में 7 ऑब्जेक्ट को 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो। योर आंसर विल बी 10 फैक्टोरियल divided by 3 factorial into 10 minus 3, 7 factorial multiplied by 7 factorial. So your answer is 10 factorial by 6. इसको सोचने का एक तरीका और भी था। तरीका और ये है कि मान लो ये मेथड 2 देखो, मेथड 2, let number of ways in which A occurs before H and H occurs before M be X, then only shuffling these 3 among themselves, इन तीनों को आपस में कितने वे से शफल कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वे से सफल कर सकते हैं, है ना? 6 A, H और M के म्यूचुअल एक्सचेंज से 6 अरेंजमेंट बनेंगे। कौन कौन से? A M H, एक तो यही है जो ऊपर लिखा हुआ है, एंड देन M A H, देन M H A, देन H A M, देन H M A। 3 को 3 प्लेसेस पर 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। अब ये सभी में देखो, तो मैं जो दिखा रहा हूं उसको समझो। इसके कितने वेज होंगे? इसके भी x वेज होंगे, इसके भी x वेज होंगे। क्यों मैं बोल रहा हूं इन सबके x नंबर ऑफ वेज होंगे? ऐसे वाले भी x होंगे, ऐसे वाले भी x होंगे, और ऐसे वाले भी x होंगे। क्यों?
क्योंकि भाई इन तीनों को फिक्स करने के बाद बचे हुए 7 को 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, तो x सबके सिमिलर नंबर ऑफ x होंगे। इसके मतलब टोटल क्या हुआ, देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, टोटल अरेंजमेंट हो गया 6x, बट 6x होना चाहिए 10 फैक्टोरियल, तो x हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई 6। यूनिटरी मेथड से आंसर है। ये डिजायर्ड अरेंजमेंट था और ये सब अनडिजायर्ड थे, ये सारे ये 5 के 5 अनडिजायर्ड हैं। तो एक corresponding to each desired arrangement there are 5 undesired arrangement, and therefore if x number of desired arrangement then 5x number of undesired arrangement, and therefore 6x is total number of arrangement which is equal to 10 factorial, therefore x is this। तो ये एक तरीका ये भी है आंसर करने का। अच्छा, जब ये आंसर कर दिया तो अपने आप लास्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। कैसे, m occur after h and h occurs before a। m h के बाद आएगा, h a से पहले आएगा, मतलब समझ रहे हो, h आएगा और a आएगा, m आएगा। एक केस ये होगा, या h आएगा और m आएगा और a आएगा, ये दोनों केस होंगे। बचे हुए जो 7 है वो कहीं भी आ सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई इश्यू नहीं है। मतलब आप देख रहे हो कि ये जो ऊपर लिखे हुए थे ना हमने, उसमें से 2 केसेस डिजायर्ड है। कौन कौन से, HAM ये वाला डिजायर्ड है, और HMA ये वाला भी डिजायर्ड है। तो 2x आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2x का मतलब व्हाट, डबल ऑफ दिस, तो 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाई 3। ये लास्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्यों भाई, क्लियर है, अंडरस्टूड, कंफर्टेबल हो? तो रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन की जब बात होगी ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन की बात होगी, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखेंगे परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको कवर करके और आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर देंगे। हेडिंग देंगे परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात को पहले समझो और फिर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो, अगर मैं आपको 2 ऑब्जेक्ट दूं, A and B, how many ways you can arrange them? तो आप बोलोगे 2 ways। Why 2 ways? Because these 2 objects are different. Permutation, म्यूटेशन मतलब प्लेस को चेंज करना, और म्यूटेशन करने से अपीयरेंस चेंज होने को परम्यूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर म्यूटेशन करने से अपीयरेंस बदल गया, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट थे। बट अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट दूं, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इनसे कितने म्यूटेशन बनेंगे? यहाँ भी म्यूटेशन करो, यहाँ भी प्लेस को चेंज करो। जैसे यहाँ प्लेस को चेंज किया तो एक नया अरेंजमेंट दिख गया, बट यहाँ प्लेस चेंज करने पर डू यू थिंक दैट देयर विल बी अ न्यू अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट? नो। ऐसे ही अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट दूं, तो इनके म्यूटेशन से ACB, BAC, BCA, every mutation will give you new appearance. But अगर तीनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दूं, then how many arrangement will be there? Only 1. इसका मतलब है कि परम्यूटेशन में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और नंबर इंपॉर्टेंट होता है, दोनों, उनका पोजीशन और उनका नंबर दोनों इंपॉर्टेंट होता है। बट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन में सिर्फ नंबर इंपॉर्टेंट होता है, उनकी पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि जब सारे ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है। दिस इज द फंडामेंटल थिंग। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ये बोल सकते हैं कि अगर P नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिसिमिलर हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो उनके P फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनेंगे। बट अगर वही आइडेंटिकल हो जाएंगे तो सिर्फ एक अरेंजमेंट बनेगा। मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ जितने डिफरेंट अरेंजमेंट हैं। मतलब ये 3 ऑब्जेक्ट के कितने अरेंजमेंट बने? अगर तीनों डिस्टिंक्ट है तो 3 फैक्टोरियल, और जब तीनों सिमिलर हो गए तो कितने बने? 3 फैक्टोरियल
टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन दे आर डिफरेंट डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो जितने ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो जाएंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ अरेंजमेंट पता करने के लिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड देयरफॉर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो कंक्लूजन ये है कि इफ 5 different objects are arranged, then number of arrangements क्या होंगे? number of arrangements क्या होंगे? 5 factorial. And if 5 identical objects are arranged, तो नंबर ऑफ अरे क्या होंगे? तो नंबर ऑफ अरे हो जाएंगे, जब वो डिफरेंट थे तो जो आंसर आया था उसको डिवाइड करना है जितने ऑब्जेक्ट हैं 5 फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा 1। तो जितने ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ राइट डाउन द कॉन्सेप्ट देखो। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम इज इक्वल टू p फैक्टोरियल। आई होप ऑल ऑफ यू नो। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ p अलाइक ऑब्जेक्ट, सिमिलर ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम विल बी व्हाट? p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, इट इज 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से आइडेंटिकल पे जाना है तो जितने ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल करेंगे उतने फैक्टोरियल से नंबर ऑफ अरेंजमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहां पर मेंशन कर दो, when out of n different object p of them become identical, then number of arrangement gets factored by p factorial। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के सेट में से जितने ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिकल बना देंगे, आइडेंटिकल बनाने का मतलब क्या है कि मान लो n ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, अब आपने p ऑब्जेक्ट के ऊपर में आइडेंटिकल कवर डाल दिए, अब वो एक जैसे दिखने लगेंगे, तो उनके शफलिंग से अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। तो जब डिफरेंट थे तो आंसर n फैक्टोरियल आएगा, लेकिन उसमें से p को अलाइक कर दिया तो आंसर n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल हो जाएगा। दिस इज द आइडिया। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल। अब ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, पहले ये बताऊं। ऐसे समझो, आपके पास एक ऑब्जेक्ट था b1, एक ऑब्जेक्ट था b2, एक ऑब्जेक्ट था b3, एक था a1, एक था a2। तो इसके कितने परम्यूटेशन बनेंगे? तो आपने बोला 5 फैक्टोरियल। अब मैंने बोला कि ऐसा करते हैं कि b1, b2, b3 है और ये a है और ये a है। अब इसके कितने अरेंजमेंट बनेंगे? ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब हमने इनके नीचे जो सबस्क्रिप्ट है इसको हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया। इन दोनों को हटाने से क्या होगा? ये आइडेंटिकल हो गए, तो इनकी जो आपस में शफलिंग 2 फैक्टोरियल वे से हो रही थी अब वो नहीं होगी, तो आंसर जितने अरेंजमेंट बन रहे थे उसका डिवीजन हो जाएगा बाय 2 फैक्टोरियल। दिस इज द आइडिया। एंड यहीं से एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि व्हेन आउट ऑफ n, मान लो n इज p प्लस क्यू प्लस r, आपके पास p प्लस क्यू प्लस r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसमें से p ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइप के अलाइक ऑब्जेक्ट हैं, क्यू आर सेकेंड काइंड अलाइक ऑब्जेक्ट एंड आर आर थर्ड काइंड अलाइक ऑब्जेक्ट। मतलब p नंबर ऑफ आइडेंटिकल a है, q नंबर ऑफ आइडेंटिकल b है, r नंबर ऑफ आइडेंटिकल c है। तो कितने परम्यूटेशंस होंगे? इस मल्टी सेट को कितने वे से अरेंज कर सकते हो? तो आप बोलेंगे सबसे पहले सारे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट मान लो। अगर ये सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो कितने वे से अरेंज होते? How many arrangement we would have got if all of them had been different? तो आंसर आता p प्लस q प्लस r फैक्टोरियल। But since p are alike, so you have to divide by p factorial. Q are alike, so you have to divide by q factorial. And r, these r are alike, so for them you have to divide by r factorial. So this is the formula. अगर आपको समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स formed by taking
all letters of the word MISSIPPY, इस वर्ड के सारे लेटर्स को एक साथ लेके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें करेंगे कि भाई M तो एक सिंगल है और 3 I है एंड 2 S है एंड 2 P है और एक Y है। अब हमें इस मल्टी सेट को अरेंज करना है। तो पहले टोटल कितने लेटर्स हैं ये देख लो। टोटल लेटर आ गया 3 + 2 + 2 तो 7 + 2 9, तो 9 फैक्टोरियल वे। सबको डिफरेंट मान के अगर अरेंज करें तो 9 फैक्टोरियल, बट 3i आइडेंटिकल है तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 2s आइडेंटिकल है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 2p आइडेंटिकल है तो उसके लिए भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोलो। अगर बात समझ में आ गई तो आप बताओ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स। दिस लेटर, जल्दी बोलो। डैडी डिड अ डेडली डीड, इसके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे? हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड, लेटर्स ऑफ द सेंटेंस दिस? कितने तरीके से ये सारे लेटर्स को आप अरेंज कर सकते हो? जल्दी आंसर करो। तो कितने डी है? तो ऐसे लिखो आप, नंबर ऑफ 3 to 5 to 7 to 9, 9 डीज हैं, 9 डी ऐसे लिख दो। और फिर कितने ए हैं? ए, हाउ मेनी एज आर देयर? 3a। How many y are there? Y, 2y. How many e are there? 3e. टोटल कितने लेटर्स थे? 5 3 8 9 9 6 15 4 19। 19 में से हमने 9 3 12 2 14 3 17, 2 लेटर्स और बच गए। कौन कौन से? और कौन कौन से लेटर बच गए भाई? एक आई नहीं लिया मैंने, और एल। अब आराम से क्लियर कर दो। टोटल 19 थे तो 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ जी, 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दैट्स इट। राइट जी, राइट जी, वेरी करेक्ट। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ये समझ में आ गया। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन भी समझ में आ गया, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की भी बात समझ में आ गई है ना? तो इट्स ओके, आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है, अब आप देखो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 2 3, मतलब 1 2 तो जितना पहले डिस्कस किया था उससे 1 2 हो जाएगा। आप थर्ड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और गेम में भी फर्स्ट गेम, सेकंड गेम एंड थर्ड गेम भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप बिकॉज माय फोन इज नॉट वर्किंग बेटा, इस वजह से आई एम नॉट एबल टू एक्सेस। हाँ, गेम 2 के डाउट भेजे थे, तो ऐसा एक्चुअली मैंने वो किस में भेजे थे? ग्रुप में भेजे थे। चलो मैं देख लूंगा और उसको फिर कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या अगर मैं देख लेता हूँ वैसे ही आंसर कर दूंगा, अगर ज्यादा नहीं, अगर कुछ एक डाउट। कितने क्वेश्चन थे तुम्हारे? 2 ही थे। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर में आंसर कर दूंगा ग्रुप पे ही। तो तुम लोग भी, सबरीना, लीशा, तुम लोग भी अपने जो डाउट्स थे ना उनको ग्रुप पे ही डाल दो जरा, तो कलेक्टिवली वो सारे क्वेश्चन को आंसर कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स क्लोज द कॉल। गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय।